लगा रहे हैं तो 3 फीट की डिस्टेंस का मतलब है कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर हम बांट भी लेंगे 1.5 फीट का, 1.5 फीट में बांधना पड़ेगा ना। इधर तो तोप है नहीं क्योंकि इधर और इसकी जो मैनेजमेंट की गई है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़ी गलत तरीके से लगाया भी गया है ये बगीचा। अगर मुझे कोई बताएगा तो इसका नॉर्थ साउथ फेसिंग किस साइड है? ये ईस्ट है, ये है इधर वाला नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ईस्ट है ना, ईस्ट इधर है, नॉर्थ है। नॉर्थ ये इधर। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ। हाँ, मतलब ये दिशा में तो ठीक लगा। ये नॉर्थ ये इधर थोड़ा सा कंपास बता देगा आपको। ऐसे में नॉर्थ है, यूं लगा नॉर्थ है सर। देखो जी, सबसे पहली मिस्टेक जो हुई है ना जी, मुझे इसकी विगर देख के ही पता लग गया था कि ये गलत दिशा में लगा है। पौधे को देख के एक्चुअल में यहाँ है नॉर्थ इसका, साउथ इधर है। जो रोज ये ऐसी लगी है ना, ये ऐसी लगनी थी। जब भी आप हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करें तो नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन लगानी है। वो किसी भी साइड आ जाए, अलग अलग खेतों में अलग अलग आएगी। आपको कंपास डाउनलोड कर देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जब आप रखेंगे हाई डेंसिटी में, आपने ये देखना है कि प्लांट टू प्लांट तो आपने 3 फीट रखा है, मगर जो रो टू रो है वो कितना रखना है। जिस दिन आप प्लांटेशन करेंगे उस दिन निर्धारित हो जाएगा कि उसकी हाइट कितनी होनी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपने पौधे को 10 फीट तक ले जाएंगे, मतलब आज सोच रहे हैं कि हम इस पौधे को 10 फीट का बनाएंगे, तो जो रो टू रो है वो 10 फीट ही रहेगा। आपने सोचा है 12 फुट तो रो टू रो 12 फुट। आपने 11 सोचा तो 11, 9 सोचा तो 9, जितना आपने प्लान किया है, जितनी आपने ये वायर्स लगाई है। मुझे ये लग रहा है कि ये तो कहीं 15 फुट ना हो, 12 15 होने जी पूरी लग रहा है मुझे। 6 फुट का तो नहीं हो, 15 फीट है जी। चलो 13 फीट है जी, तो रो टू रो इसका 13 फीट होना चाहिए था, जबकि ये सिर्फ 6 फीट है। 8 फीट 6 है जी पूरा, पूरा 6। हद होगा तो 7 होगा, वैसे 6 है। ये गलती आप ना करें। उसका क्या चीज़ होती है, 2014 में हमने एक छोटा सा बगीचा लगाया था 7 बिस्वे में, ठीक है जी। थर्ड ईयर में उसमें 120 बड़ी पेटियां सेब उतरी थी। कितनी उतरी थी? 120। और आज आपके हिसाब से तो उसमें फिर 250-300 होनी चाहिए थे आज के हिसाब से। आज उसमें पेटियां उतर रही जी 50 और 60। आप जो मर्जी कर दो, प्रोडक्शन नहीं आएगी। अगर आपने दिशा गलत लगा ली, वो बगीचा भी गलत दिशा में लगा था, और उसकी जो डिस्टेंस थी वो हमने कम रखी। एक चीज सर, आप कह रहे हैं ना हाई डेंसिटी पे इसको लगा रहे हैं जी, लेकिन आप इसकी रो टू रो जो दूरी हो ज्यादा क्यों मांग रहे हैं जब हाई डेंसिटी? हाई डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इसको नर्सरी की तरह बगीचा लगाएंगे। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि जब आप नॉर्थ साउथ लगा रहे कि प्रॉपर आपकी लाइट पेनिट्रेशन होगी। अब ये गलत दिशा में, सूरज इधर से किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, इधर से सूरज आ रहा है, यहाँ लग रहा है वो सूरज, और इसकी छाया उस पौधे के ऊपर गिर रही है। ये तो पूरा शेड में, तो फेसिंग का क्या फायदा हुआ आपको? इसलिए लगाया जाता है नॉर्थ साउथ कि आपका लाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर हो। और जो मैंने 10 फीट की हाइट की बात करी, मान लो ये हमने 13 फीट की हाइट की बात की, जब सूरज वहाँ उगेगा और यहाँ पर धूप पड़ेगी तो इसकी छाया दूसरे पौधे के तने में पड़नी चाहिए। एक पौधे की शेड दूसरे पौधे में ना पड़े। ये थंब रूल होते हैं जी। अगर आप ये चीज़ें नहीं अपनाते, आप करोड़ों अरबों रुपए लगा लो, आप एक फेलियर बागवान और फेलियर कॉन्सेप्ट के साथ काम करें। अगर आपका पहला सिस्टम ही गलत हो गया, तरीका ही नहीं है आपको लगाने का कि किस दिशा में लगाना है, क्या चीज़ करनी है। हाई डेंसिटी में बहुत ज़रूरी है, लाइट पेनिट्रेशन तो सब में है, हाई डेंसिटी में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि आप इसमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग सिस्टम क्या अपनाते हैं। आप लोग M9 में जो कारगर, देखो एक सिंगल लीडर, तो जो M9 में है उसमें हम कौन सा लगाएंगे? उसमें हम लगाएंगे सिंगल लीडर सिस्टम, कि एक हमारा सिंगल लीडर होगा, बाकी हमारी लिटरल ब्रांचेज होगी, यही है बना रहे। मगर सिंगल लीडर में भी 2 चीज़ें आती है।
सिंगल लीडर में आप वर्टिकल एक्सेस पे काम कर रहे हैं कि टॉल स्पिंडल पे काम करें। वर्टिकल एक्सेस का मतलब है कि आप एक हॉरिजॉन्टल टाइप में एक ब्रांचेस लेंगे ऐसे करके, और वो हो गया वर्टिकल। एक हो गया आपका टॉल स्पिंडल, इसमें वर्टिकल एक्सेस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है? तो ये तो एक साल में ही आपके 3 फीट चलेगी पूरी शाखा, तो इसीलिए इसमें वर्टिकल एक्सेस भी नहीं चलेगा। वर्टिकल एक्सेस आपने चलाना है अगर 111, सीडलिंग 793, और जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस है वो कम से कम 9-10 फीट रखना पड़ेगा आपको, तब आप वर्टिकल एक्सेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? जब आप हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं तो आपको टॉल स्पिंडल पे काम करना है। टॉल स्पिंडल का मतलब है जी कि ये शाखा आपने उगाई, इसको हॉरिजॉन्टल, इससे बिलो हॉरिजॉन्टल। जैसे आप इसको बिलो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, जो ये बेंडिंग हुई है ये भी गलत हुई है इसमें। ठीक है जी, तो ये इसकी बेंडिंग कैसे होती है, और कुछ चीजें मैं हाई डेंसिटी की और बता दूं। एक जो आपका लगभग 10 फीट का पौधा होगा, 10-11 फीट का पौधा होगा, उसमें फ्रूटिंग जो फेदर्स हो गए वो कम से कम 22 और 23 हो गए। कितने हो गए? 22 और 23 होने चाहिए। अगर आप 22 और 23 लेते हैं तब जाके आप 20 से लेकर 25 किलो एक प्लांट से क्रॉप लेंगे। अगर आपने फेदर्स घटाए फिर आपकी प्रोडक्शन डिप करेगी, आपने ज़्यादा ले लिए तो आपकी क्वालिटी डिप करेगी। तो ध्यान रखना 22-23 के आसपास ऐसे हो, और 4-5 एक्स्ट्रा इसलिए लेने हैं कि हर साल आपको रिन्यूअल करनी है शाखा। उत्तराखंड में जब मेरा आना हुआ तो मैंने नीचे से लेकर, शायद चड्डा जी के बगीचे थे वो, 1-2 बगीचे देखे मैंने हाई डेंसिटी में, तो मैं रुका भी जी वहाँ। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग की ज़्यादा। बगीचे तो आप लोग लगा लेंगे, चाहे अपने दम से लगाओ, चाहे विभाग के दम से लगाओ, सरकार के दम से लगाओ, मगर करनी तो आपको है जी, वो तो नहीं आएगी। अब बड़ी बात आती है कि जो ये आप सिस्टम बना रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आप ये देखिए, बेंडिंग नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आपने नॉचिंग से ढंग से फेदरिंग नहीं निकाली है। ये देखो पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, अच्छा खासा एक फेदर यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 इन्होंने रिमूव कर दिए, 2 का लॉस हो गया। तो याद आपने जी एक फेदर की वैल्यू वहाँ से ले गए कि एक फेदर को तैयार करने में आपको 365 दिन का इंतज़ार करना पड़ा नहीं? तो 365 दिन की मेहनत तो आपके प्रूनर ने 1 सेकंड में ख़त्म कर दी। अब इसके बाद पीजिया लगाओ, नॉचिंग निकालो, फिर फेदर निकालो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे आगे की मैंड तोड़ दो, उसका मिट्टी थोड़ी लाके हल्का सा, ताकि पानी यहाँ स्टे ना हो और रॉटिंग ना हो, क्योंकि ये सेंसिटिव रूट स्टॉक होते हैं, इतनी सी तो उसकी जड़ें है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज़, लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपने ये ग्राफ्टिंग यूनियन है, जो गांठ है नीचे, इसको कितना रखे। अगर आप इसको लंबा रखते हैं ना मिट्टी से इतना ऊपर, तो पौधा ढीला रहेगा, ग्रो कम करेगा। और अगर आप इसको मिट्टी के साथ लगा लेंगे, जैसे ये लगा, तो ये विग्रस होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि जो आपका जहां आप हम अभी कर रहे हैं नौगांव के आसपास, यहाँ वेजिटेशन क्या है, बहुत, इसीलिए आपको ग्राफ्टिंग यूनियन थोड़ा ऊपर लगाना है। अगर आप पूरा नीचे लगा लेंगे तो ये बहुत विग्रस भागेगा पौधा। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सेकंड बात आती है जी, न्यूट्रिशन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा। अब बात आती है इसमें कि जो आपका ये मेन लीडर है, इससे निकलती जो भी शाखा है, वो जो भी 50% से मोटी बनेगी, कितनी? 50%। इसका 50%, उसको ही आप स्टब कट के काट देंगे। और एक चीज हाई डेंसिटी में रखना कि एक साल में आप 2 से लेकर 3 ही शाखा को रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरा दिल करेगा कि इसमें 6 शाखाएं गलत है तो मैं 6 नहीं काट सकता, ये स्ट्रेस में चला जाएगा। आपको कितनी काटनी है? 2 से हाईएस्ट 3, वैसे 2 होगा क्या। और एक हाई डेंसिटी की एक और बात, जब तक आपकी पौधे की लाइफ है,
मगर हाई डेंसिटी में जितने भी अंकल जी आपने ये फेदर्स लिए हैं, ये एक भी फेदर ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहेगा, ये कटना ही कटना है। हाँ, कैंची है जी लाई। और सबसे बड़ी बीमारी है हमारे पास ये कैंची। ये बीमारी कैसी है कि जब भी आप खास तौर पर हाई डेंसिटी में काम करें, हमारा देश तो अभी हमारी इंडस्ट्री है या हमारा देश है बागवानी में या सेब में, हम कैसे जूझ रहे हैं वैरायटी से, ये वैरायटी लगाऊं, वो लगाऊं, ये रूट स्टॉक लगाऊं, अभी तो हम यही कंफ्यूजन है। और दुनिया काहे से लड़ रही है? वायरस से। सबसे ज़्यादा बीमारियां इस कैंची से फैलती है। कैंची और आरी। हम लोग रूट स्टॉक तो वायरस फ्री की बात कर रहे हैं, मगर उसके बाद उसको क्या हम और आप वायरस फ्री रख रहे हैं? वायरस फ्री रखने के लिए टूल सैनिटाइजेशन, बडवुड कहाँ से आप लाते हैं? क्या वो वायरस फ्री है जो कलमों का कारोबार आप लोगों ने चलाया हुआ है? क्योंकि हम बागवानों से ही चल रहा है ना ये। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैलती है वो बडवुड एक्सचेंज से फैलती है। इसीलिए प्योर बडवुड बैंक बनाने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत सरकार और विभाग कोशिश करते हैं, मगर शायद इतना सीरियसली कोई नहीं लेता जितना इसको लेना चाहिए। आने वाले टाइम में हम और आप वायरस से लड़ेंगे। और जिस दिन आपको ये भी पता होगा, फाइटोप्लाज्मा के बारे में पता है जी? राजगढ़ सिरमौर का जो क्षेत्र है, एक टाइम वहाँ का आड़ू न पीच इतना फेमस था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उसको स्पेशल खाते थे और ऑर्डर पे आता था। आज वहाँ पर एक दाना नहीं उगता है। सारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी फाइटोप्लाज्मा ने। लास्ट ईयर जो आइडेंटिफिकेशन हुई है हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी के द्वारा, उसमें चेरीज में भी सिम्टम पाए गए हैं। जिस दिन एप्पल में आ गए, ये सारे बगीचे पूरे इलाके के डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, जलाने पड़ेंगे, फिर रिप्लांटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके बीमारी ख़त्म होगी। इसीलिए जब भी अपनी कैंची का इस्तेमाल करें, इसलिए इसको सैनिटाइजेशन करें। अल्कोहल से भी कर सकते हैं आप, लेबॉर्ट्री ग्रेड का आता है 99%, मगर 99 तो उड़ जाएगा। थोड़ा सा पानी करके 70% पे वो डाइल्यूशन हो जाएगी। और असूल क्या होता है, 2 प्रूनर लगे तो आपके पास 4 कैंची होनी चाहिए। एक डब्बे में आप अल्कोहल लो, उसमें 2 वायरस फ्री की बात करें, वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखना वो आपकी इच्छा। तो अब बात आती है कि जी एक पौधे में हम अब सुधार क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस बेंडिंग के बारे में मैं बता दूं, कभी भी ऐसी बेंडिंग ना करें। बेंडिंग का मतलब इन्होंने करी जी ऐसी करी ना जी। होना क्या चाहिए जी, जब भी आप यहाँ से एक फेदर निकालते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या है? टूथपिक का। टूथपिक यहाँ पे फंसनी चाहिए थी। अभी भी देखिए आप ये इस एंगल में, ये बहुत डेंजर चीज़ है इसमें। दूसरी बात है कि इसको ऐसे नहीं करना बेंड। जब भी आपने बेंड करना है, सुतड़ी अगर लगानी है तो सुतड़ी लगेगी कहाँ? सबसे पहले ये सीखो। आपने बेंड किया और इसका बेंड कहाँ पड़ा? जब यहाँ पर आप सुतड़ी बांधेंगे, अब ये क्योंकि ये बीमे वाला था, बड वाला था, इसलिए ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर सुतड़ी लगनी चाहिए। और ये जब बेंडिंग होगा, ये बिलो हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है जी, यहाँ लग के ये इतना आना चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा नहीं जी, नीचे नीचे नीचे, तभी ये कंट्रोल होगा ना जी। कार्बोहाइड्रेट तभी रखेंगे ना जी, तब ये बडिंग में आएगा, तब इसमें बीमा फटेगा। एक चीज का ये ध्यान रखिए आप। ये टूट गया था जी क्योंकि ये बीमा है, ये रिंग पड़ा था यहाँ पे। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस पे गलत स्टैनियाँ कौन कौन सी है। अगर हम देखेंगे ये और ये ना लगभग 50% के आसपास आने वाली है ना जी। मतलब अगले साल तो ये डेफिनेटली आएगी। इस साल हमने चिन्हित करनी है 2 शाखाएं, एक ये और एक ये। एक उड़ी दो उड़ गई जी। अगले साल सर, अगले साल सर यहाँ से एक पतली टहनी उगेगी, उसको हमने एक फेदर रखना है। ठीक है जी। ये भी अगले साल ही निकाल देना। ये देखो काटा था इन्होंने, मगर ये टहनी को अपराइट जाने दे दिया। उससे क्या हो गया, ये ओवर वेजिटेशन में चला गया और अब ना ये बेंडिंग के लायक रहा। इसीलिए जैसे ही ये टहनी उगती है वैसे इसको बेंड कर दो। ये काम करना पड़ता है आपको 4 से 5 साल तक। उसके बाद आपके पौधे में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको हर जगह सुतड़ी खाने की जरूरत है। ठीक है जी।
तो अगली साल के लिए आपको क्या है, ये थोड़ा पतला लग रहा है, या तो ये एक ये और अंकल जी एक ये हटा देना है? नहीं 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 अभी नहीं, अगले साल देखो जी हमने ना इसको दो दो उसमें बैलेंस लेना है। जैसे हम 2 टहनियाँ काटेंगे ना जी, तो 2 नई उगेगी भी, तो जो 2 नई उगेगी ये जब यहाँ से उग जाएगी इसको हम फ्रूटिंग पे ले लेंगे, फिर 2 और रिन्यूअल, तो 2 करके हमने इसको रिन्यूअल करते रहना है। जो ये मोटी बनी ना जी, ऐसी नौबत आने नहीं देनी हमने कि ये इतनी ज़्यादा मोटी हो जाए। लगभग वो इस स्टेज पे हमको ये स्टब कट काटना पड़ेगा और लगभग इतना पीस रखना आपने, और नीचे से जो भी एक शाखा आएगी उसको आपने फ्रूटिंग पे डालना, और उसको कभी भी टॉप ना करना। M9 में जितनी भी आती रहेगी ना जी, अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत छोटी आ गई, मतलब इतनी आ गई, उसको आप आगे से क्लिक प्रूनिंग कर सकते हैं, हल्की सी मुंडी को काट सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रो करना है। और कैंची का ध्यान रखें, जब भी आप किसी टहने को काटते हैं ना जी, मतलब नई वेजिटेशन को जब कट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको वहाँ पे ग्रोथ चाहिए। मान लो मैं इसको काटता हूँ, इसका मतलब है मुझे ग्रोथ चाहिए। जी जी। अब हमें तो चाहिए नहीं थी, तो जहाँ आपको ग्रोथ नहीं चाहिए वहाँ आप इसको काटना नहीं, उसको छोड़ देंगे आप। ठीक है जी। अब अंकल जी आपका काम है इस पौधे में, सबसे पहले तो जी ये बिल्कुल ना रखिए आप, स्ट्रॉन्ग हो गए लीडर के साथ कंपटीशन, और लीडर काटने की जरूरत नहीं है अब आपको। जब इसने अपना डिस्टेंस ले लिया ना, तो ये हो गया इसका काम, ये पूरा हो चुका आपका पौधा। अब आपका काम क्या है, सिर्फ मिस्टेक क्या हुई इस साल कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ब्लैंक था ना जी, ये 2 तो काट के किया, एक टूट गया हमारे पास 3, अदरवाइज यहाँ पर कोई 5-7 फेदर होने चाहिए थे, टहनियाँ निकालनी थी। अब इस साल आपको नॉचिंग से या लेटेक्स पेंट के साथ PGR से इसमें टहनियाँ निकालनी है। अब काम ही टहनी का, यहाँ से लेकर टॉप तक आपको इसमें टहनियाँ निकालनी है। तो जो फेदर्स आएंगे आपके, तब जाके इसकी पूरी कनोपी बनेगी। अब ऊपर नहीं काटना है, अब इसमें काम रहेगा फेदरिंग का। जितने भी आपने ये मोटे मोटे रखे, ये आपको सारे ही काटने पड़ेंगे। अब ये देखिए नोचिंग कैसे होती है? जैसे नॉचिंग जी, जो आंख है, आंख के ऊपर आप क्या करेंगे, लोहे काटने वाली एग्जाम ब्लेड से ना जी कट मारेंगे। मारना कब है, जब आपके यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी ना पत्ती की, सबसे पहले कट आएंगे ना, ये सोचो आप मार्च लास्ट में आती होनी यहाँ पे, या अप्रैल में आती होनी फर्स्ट में, तो मार्च में आपने ये नोचिंग कर दी। जैसे इसी पे यहाँ पे, हाँ जी, बस आंख के ऊपर से आपको जी ऐसे करके इसमें कट कर दे। जी 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 थोड़ी चौड़ी आरी, जी जी आरी से में बस आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ रखना, ऐसा मार देना जी। अच्छा, बस ये कट गया, ऐसे अंदर कैमियम लेयर तक कट गया ये, और यहाँ पर फेदर फट जाएगा जी। PGR कैसे लगेगा? हाँ जी, PGR अगर आप PGR इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 ml लेटेक्स पेंट, जो ये घर का आता नहीं मार्शल, इसमें आप उसमें लगभग 25 से 28 ml तक PGR को मिक्स करेंगे डाइल्यूशन। तो जैसे इसको कट कर देंगे, एक छोटी ड्राइंग ब्रश आंख के ऊपर और कट के ऊपर आपने ऐसे मार देना। ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो ये 2 साल की है इसमें इतनी जरूरत पड़ेगी, मगर जो आपकी सिंगल ईयर है ना ऊपर नई साल की ग्रोथ, इसको तो आप अगर डायरेक्ट ही करेंगे, इसमें लेटेक्स पेंट भी लगाएंगे तो PGR के बिना ही फाड़ देगी। तो इसीलिए क्या होता है जी, उसकी जरूरत ही नहीं। जब पहली साल में ग्रो कर रहा है ना, साथ के साथ नॉचिंग करते रहो इसमें, तो आपके ये सारी फेदरिंग आ जाएगी। यहाँ भी जी ये गलत तरीके से काटा था और ये खड़ा हो गया, ऐसे करके, सॉरी ऐसे, और ये ना यहाँ से एंगल ना बाहर को हो जाता, उससे तार के बनते जो ये हार्ड वायर ऐसी, इसके चाहे यही बना लो खुद, हाँ बढ़ाए ना। एक तो आ गया आपके वो कड़ू रख लो यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा रख लो एक ऐसा और ऐसी तार, तो यहाँ से जैसे इस तार से ना, इस तार से इसमें ऊपर वाले फेदर इसमें आ जाएंगे, ऊपर वाले इसमें आ जाएंगे, यहाँ हुक हो जाएगा, ऊपर टहनी में हो जाएगा हुक, ऐसे। ठीक है जी। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। 2 टहना हटा के खुला हो गया ना पौधा। इसमें कौन कौन कटिंग
सर इसमें कुछ नहीं कटेगा, काटेंगे तो भागेगा, चलो काटना क्यों है? इसने अपने नेक्स्ट उससे आ जाओ ना, नेक्स्ट उससे। और काट दूं अंकल एक? हाँ कट जी जी जी, एक और। अब इतने लोग आ रखे तो कुछ तो होना चाहिए। जो चीज कटनी होती कटनी है। कर लीजिए, कल तो परेशानी का सबब है। और इसको ना जी सीधा। और एक चीज है जी जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जब आप बगीचा लगाते हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले पौधा खरीदते हैं, फिर बांस लगाते हैं, फिर ट्रेलिस लगाते हैं, ऐसा करते हैं? पहले ट्रेलिस ज्यादातर हमारे हिमाचल में तो ऐसा जी। और एक चीज याद रखना कि पहले आप लोग लैंडस्केपिंग के बाद ट्रेलिस लगाना है। जैसे आपका नहीं अंकल जी ये पौधा ढीला है ना, इसकी वजह से भी ग्रो नहीं करते पौधे ढंग से। होता क्या जी, ये हिलता है हवा से हिल के जैसे ऐसे दबी होगी ना रूट्स, जैसे हिलेगा छोटे छोटे जड़े, तो वहाँ ना छेद बन जाएगा और उसमें एयर ले लेगा, मोटिलिटी भी हाई रहेगी और पौधा अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाता। इसीलिए इसको हुकिंग करनी है टाइट, जैसे जैसे साथ के साथ ना जी ये हिलना नहीं चाहिए। और दूसरा जो ये वाला ट्रेलिस लगाया अंकल आपने ना, ये सही नहीं है, इसकी जो तारे है ना ये भी हिलेगी। इसीलिए ना जो इससे अच्छा क्या था जी, आप यहाँ से अगर होल कर देते ना इसमें छेद, इसमें इस तार के बजाय इसमें डाल देनी थी। और मुझे ये लग रहा है कि जिसमें ना लास्ट में एंकरिंग भी नहीं हुई है, हुई है? नहीं है। एक्चुअली ना जी जो आप इसमें ना जी बड़ी चीजें है अंकल जी, आपकी ये भी चलेगी, ये हल्की भी चलेगी, मगर जिस दिन गिरेगी ना तो सब गिर जाएगा। इसलिए जो एंकल है ना आगे, सारा जो वजन है ना अभी है पाइप पर, काई पर है और होना काई पे चाहिए, एंकर पे। ये तो सिर्फ नहीं है जी, एंकर पड़ा नहीं है इसमें। मैं जो देख रहा हूँ ना इसका खिंचाव से ना, मैं देख रहा हूँ कि बर्डन इसके ऊपर पड़ रहा है। लगे तो है जी, तो मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जी, यहाँ की नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो बर्डन है ना, जो आप आगे एंकर भी डालते हैं, अगर मैं ऐसे देख पा रहा हूँ जी, मैंने ढंग से नहीं देखा तो ये भी अभी गलत पड़ा है। उस पे भी एक कोण काम करता है। जब आप एक त्रिभुजाकार कोण डालेंगे ना, जितना जो लास्ट का पोल है ना, इनका पोल है सीधा। कैसा है? सीधा। सीधे का मतलब है वजन पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर वो इतने एंगल पे होगा, वायर ऐसी आएगी, वो वहां 5 डिग्री होनी चाहिए लंबाई, और जो पोल से एंगल है आपका उसमें कम से कम 5 से 6 पौधे और लगेंगे। कितने लगेंगे? जो डाउन आएगी ना सारी तारे ऐसे करके आगे, उसके सहारे आप 5 से 6 पौधे और लगाएंगे। उतना डिग्री होना चाहिए लगभग। अगर मैं इस पोल की डिग्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसका हाफ, जो ये चौथा पेड़ है आगे, यहाँ पर एंकर पड़ेगा। और ये कैसा लगेगा? तिरछा एंड पोल, क्योंकि बर्डन डालना है अपने तारों पर और लास्ट उसमें नीचे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं लगी। एक बार पहले खर्च करो, फिर और पटो, फिर और खर्च करो। इसीलिए पहले ही बड़े वैज्ञानिक विधि से लगाया करो जी इसको। तो अच्छा, थोड़ा ये पेस्ट थोड़ा पेस्ट बताओ जरा, पेस्ट के कितने तक लग जानी चाहिए? ठीक है जी। अब दूसरी बात आएगी आपकी, इसमें अगली साल आपका ये कट जाएगा और वो लास्ट वाला काट देगा। अगली साल के लिए आपके दोगे। एक्चुअली आप ये देखो, जो एक्चुअल है ना जी वो ये है, बस इतनी वीक आनी चाहिए इसमें टहनी। अगली बार जो टहनी आएगी ना जी, वो वहीं पर बेंड होके ना इतनी वीक होके पूरी फ्रूटिंग आनी चाहिए। M9 में अगर आप परमानेंट ब्रांच पे लेते हैं तो क्वालिटी आपकी आएगी नहीं आने वाले टाइम में। अगर आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो जिस उम्मीद से आपने M9 लगाया तो उसमें आप फेल हो जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। और एक चीज, इसमें बीमो की ना जी कभी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट है, मतलब M9 रूट स्टॉक है। इसका काम ही फसल देना है। इसमें बीमे बूमों की कोई लेने देना नहीं, डट के आते हैं इसमें बीमे।
अब आप देखिए इस टहनी में कितना बीमा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो अभी आगे, और दाने लेना में 2 3 इसमें 5 ही ले लेंगे तो 15 है ना। एक्चुअली इसमें बहुत है, पोटेंशियल बहुत होती है M9 में ना जी। तब एक पे 6 आएंगे। हाँ अच्छा तो क्या करना है सर, जैसे क्या करना है फिर जैसे इसमें मतलब ज़्यादा आगे नहीं, ये तो फ्रूट थिनिंग करेंगे नहीं जी आप, हमने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। कोई